तो ऐसा क्या वो मोमेंट आपकी लाइफ में आया था जब आपको लगा था कि ये समय है कि ईश्वर ने मुझे बोला है कि बस अब आपको लोगों के बारे में सोचना है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है और उस लंबे प्रोसेस को हमें चीजें बाद में समझ आती है कि ये ईश्वर ने ये जो रचना बनाई ये किस लिए बनाई। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये समझिए कि मेरा नौकरी करना मुश्किल हो गया। आपने कभी किसी क्लाइंट को ऐसी कोई बहुत बड़ी सच्चाई बताई है जो असहज सच्चाई हो? आज के समय में कोई भी क्लाइंट सच्चाई सुनना चाहता ही नहीं है और वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता है वही सुनने के लिए जो वो चाहता है। एकदम से कभी हैरानी होती है या फिर पहले से ही थोड़ा सा आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं? कि जैसे हमारे हाथों के निशान हर व्यक्ति के अलग है, हर व्यक्ति की कुंडलियां, कभी कभी ऐसी चीजें देखने में आती है कि उस व्यक्ति के कर्म क्या उस योग से मैच कर रहे हैं। कर्म, इच्छा शक्ति और ग्रहों का संकेत, तो इन तीनों में कभी क्लैश हुआ है कि इच्छा शक्ति से आदमी कुछ चाह रहा है लेकिन ग्रहों ने ये बोला है तो ये चीज होके रहेगी? किसी कुंडली में ये योग बन गया कि इसको राजयोग मिलना है, भाई इसको राजयोग मिल गया, लेकिन उस बंदे ने कुछ काम ही नहीं किया, वो राजयोग के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा, वो एक्शन नहीं ले रहा, उसकी थॉट प्रोसेस नहीं है, उसमें स्किल्स नहीं है, तो वो राजयोग उसको ये होगा कि हाँ उसको कंफर्ट जोन तो मिल जाएगा लेकिन उसको राजयोग नहीं मिलेगा। ऐसे कौन से पैटर्न हैं कि वो जब अगर पैटर्न्स बिगड़ते हैं तो उस इंसान का बुरा होना ही होना होता है? कभी आपने नोटिस करी है, चाहे उस इंसान में कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो लेकिन वो पैटर्न सबसे भयावह लगता है? मेरुपात में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब की वजह से हम लोग और आपको वैल्यू और इंसाइट्स दे पाते हैं। तो आज मेरे शो पे एक ऐसे शख्सियत है जो वैदिक ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, इनके बारे में 20 साल से लोगों को बताते आ रहे हैं, लेकिन आज पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी गहरी बातें डीप में आपको समझाई जाएगी। तो मैं बहुत ही वेलकम करना चाहूँगा आचार्य वंदना जी का। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा मैम आपको? एकदम से एक जर्नी आपने चेंज करी, तो थोड़ा सा व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए कि वो जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई आपकी। देखिए, जर्नी मेरी एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं ये दैवीय ज्ञान है, जो दैवीय ज्ञान मैंने 20 सालों से सीखा, अर्जित किया। उसके साथ साथ मेरा अपने परिवार और उसके साथ साथ मैं जॉब में रही हूँ। तो शायद मैं कैसे कह सकती हूँ कि ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मुझे आज यहाँ बैठने का मौका मिला। अ, ऐसा होता है ना कि जब भगवान आपके पात्र को में कुछ डालना चाहता है तो सबसे पहले आपका पात्र खाली करता है। तो हाँ। ईश्वर वो जो उस पात्र को खाली करने के लिए मुझे, मैं जो प्रोफेशन में थी वो मुझे उस वक्त नहीं समझ आया, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे उस पात्र को भरने के लिए ईश्वर ने मेरा वो पात्र खाली किया, मुझे उस जर्नी से निकाल के मुझे इस जर्नी में लेकर आए। तो ये शायद उस ईश्वर की ही कृपा है, उसी की दया दृष्टि है। ओके, तो ऐसा क्या वो मोमेंट आपकी लाइफ में आया था जब आपको लगा था कि ये समय है कि ईश्वर ने मुझे बोला है कि बस अब आपको लोगों के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी और लोगों का भी भला करना है? ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि एकदम से सडन कुछ होता है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है और उस लंबे प्रोसेस को हमें चीज़ें बाद में समझ आती हैं कि ये ईश्वर ने ये जो रचना बनाई ये किस लिए बनाई, ये जो चक्रव्यूह बनाया हमें इसमें जो फंसाया ये किस लिए फंसाया, ये हमें बहुत बाद में समझ आता है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, नौकरी के साथ थोड़े हेल्थ इशू मेरे बढ़ते चले गए। तो जब मैं टीचिंग में थी तो बहुत हेल्थ इशू मेरे को आए, मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये समझिए कि मेरा नौकरी करना मुश्किल हो गया। तो मुझे वीआरएस का मैंने सोचा ये अच्छा। ऑप्शन बेस्ट है कि मैं वीआरएस ले लेती हूँ। वीआरएस लेने के बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी, शायद वो कहते हैं ना, मेरे संचित कर्म थे कि मैं पिछले 20 सालों से पढ़ भी रही थी। मैंने एस्ट्रोलॉजी 2006 में जॉइन किया था। उसके बाद मैंने उसके 7-8 साल बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाया, बाकायदा फैकल्टी मेंबर रही हूँ मैं। अच्छा। ओके। अपने स्कूल की टीचिंग की जॉब के साथ-साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी में फैकल्टी मेंबर रही हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया। और उस जर्नी के साथ-साथ देवीय कृपा मेरे पर बनती चली गई।
उसके बाद जब मैंने ये अपना नौकरी को वीआरएस लिया, तो थोड़े टाइम बाद ही मुझे लगने लगा कि अब तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसको थोड़ा-सा एक्युमुलेट करो, इस नॉलेज को आगे तक पहुँचाओ। और सडनली ही ये सब कुछ हुआ, मेरी पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। उस ईश्वर का जो-जो आदेश मुझे मिलता चला गया और मैं इस फ़ील्ड में आती चली गई और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ अपने इस ज्ञान को लेकर, जो कि मैं 20 साल से पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रोसेस जी। है वो तो मेरा ये समझिए कि ख़त्म ही नहीं हुआ है। हाँ। बस ये हुआ है फ़ील्ड अलग हो गई है। अब मैं स्कूल से छोड़कर अब मैं एस्ट्रोलॉजी को मैंने अपना ऑकल्ट साइंस को अपना प्रोफ़ेशन बना वाओ! लिया है। मैम तो बहुत ही ये अच्छी मेरा बात है। जर्नी जो है आगे मुझे देखिए ईश्वर कहाँ तक लेकर जाते हैं। मैम हम तो दुआ करेंगे और जितने भी व्यूअर्स हैं सब इतना प्रेम देंगे और इन चीज़ों को कि लोग रुकती नहीं है चीज़ों की, प्रेम ही सब कुछ है बिल्कुल सही बात संसार है। में। हम शिष्टाचार की बातें बहुत सारी आगे होती रहेंगी। सबसे पहले बस एक चीज़ पूछना चाहेंगे, व्यूअर्स भी सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आपने कभी किसी क्लाइंट को ऐसी कोई बहुत बड़ी सच्चाई बताई है जो असहज सच्चाई हो आपकी तरफ से, वो आप बताइए? देखिए आज के समय में कोई भी क्लाइंट सच्चाई सुनना चाहता ही नहीं है। वो अपने माइंड में जो डिसाइडेड है, उसके प्री अज़म्पशंस जो है कि मुझे ये करना है, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता है वही सुनने के लिए जो वो चाहता है। अच्छा। जबकि एक्चुअल क्या होता है, हमें कुंडली देखकर समझ आ जाता है कि अभी ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता। एक बार ऐसे ही एक क्लाइंट आए किसी की कुंडली लेकर शादी के विषय में, तो मैंने कहा कि ये सही नहीं है कुंडली अच्छा। मिलान देखकर। लेकिन वो उनका था कि नहीं, हमें तो यही लड़का पसंद है, तो उन्होंने मेरी बात को डिनाई कर दिया। अच्छा। 3 या 4 महीने के अंदर वो बच्चा अलग हो गया। तो अच्छा। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप वही सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ नहीं, जाएगी। और अगर जा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ जाएँ। और श्रद्धा की जहाँ तक बात आती है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आदमी या कोई भी व्यक्ति जिस भावना से एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर का आंसर वही निकलता है। अगर आपको कोई चेक करने के लिए आ रहा है ना, तो हाँ। आप कभी भी आप उसका आंसर सही दे ही नहीं पाएँगे। और अच्छा। वो व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आपके पास आ रहा है ना, आप उसका आंसर उतना सटीक ईश्वर के द्वारा आंसर दिलवाया जाएगा। तो यहाँ विश्वास का बहुत बड़ा गेम हो जाता है। तो आप अगर नहीं जा रहे, देखिए हम ईश्वर को मानते हैं, जी। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, जी हम नहीं। पूरी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात आ जाती है, आप किसी के पास जा रहे हैं तो अगर आप श्रद्धा से जा रहे हैं तो आप उसकी बात मानिए, वरना मत जाइए अगर आपको अपनी ही बात ऊपर रखनी है। तो जी। यहाँ ऐसे कई बार बहुत सारे केस आते हैं कि क्लाइंट जो सुनना चाहता है वो शब्द डालना चाहता है कि आप ये बोले, जब नहीं दिख रही कुंडली में तो मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं बोल सकते। हमने, क्योंकि हम किसी को गलत चीज़ नहीं बता नहीं बता सकते हैं, सकते। तो ऐसा होता है। ओके मैम, आपने जब कभी भी कोई भी कुंडली देखी है तो आपको एकदम से कभी हैरानी होती है या फिर पहले से ही थोड़ा-सा आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं? नहीं, आज भी कुंडलियों में जो भी योग देखते हैं, देखिए हर व्यक्ति की, जैसे हमारे हाथों के निशान हर व्यक्ति के अलग है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है। देखिए जो योग बन गए, जो हमारे किताबों में वैदिक में लिखे हुए हैं वो अलग है। ठीक है। ठीक है, वो परमानेंट हो गए कि भाई ये इस कुंडली से ये योग बन रहा है। लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ें देखने में आती है कि उस व्यक्ति के कर्म क्या उस योग से मैच कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि योग बनना है बहुत अच्छे का, लेकिन वो बंदा जहाँ उसे राजा होना चाहिए वो धरातल पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन आई है? वहाँ आते हैं उसके कर्म। यानी कि अगर आपके योग तो बन रहे हैं लेकिन आप कर्म कर नहीं रहे हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं तो मिलेगा। आपको उतना कर्मठ तो होना ही है कि उन योगों को प्राप्त करने के लिए भी आपको जो एक्शन है वो तो लेना पड़ेगा ना। जी, 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 जी। मैम आप कर्म पे भी काम करते हैं और स्वतंत्र इच्छाओं पे भी बताते हैं। बिल्कुल। इन दोनों के बारे में कोई एक ऐसा उदाहरण है कि आपने दोनों को डिफरेंशिएट किया हो, कर्म और स्वतंत्र इच्छा के अनुसार? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर जी आपने। देखिए, कर्म जो है हमारी खुद की इच्छा शक्ति है। जी। एस्ट्रोलॉजी में बोलूँ तो कर्म 4 प्रकार के कर्मों को डिफाइन किया गया है कि ओके। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। आप कहें तो मैं थोड़ा-सा समय हाँ, लेकर बिल्कुल आपको मैम, बताती समझना हूँ चाहेंगे लोग। कि
कर्म जो हैं हमारे पहले श्रेणी में अगर मैं कहूँ तो कर्म वो भी हैं जो हम शरीर से कर रहे हैं, जो हम मानसिक रूप से कर रहे हैं, या जो हम बोल कर रहे हैं। इस वक्त भी हम एक कर्म कर रहे कर्म हैं, कर रहे हैं। है ना। तो इसी तरीके से कर्म वो भी होता है जो हम एक संचित कर्म करके लाए हैं, जी। हमारा प्रारब्ध क्या है और हम आगे क्या आगे करेंगे, क्या करेंगे। ये भी कर्मों की दूसरी श्रेणी में आ जाता है। कर्म हमारे वो भी होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं भाई ये दृढ़ कर्म है, जो कुंडली में है, जिनको भोगना ही भोगना है, जिनको चेंज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है। दृढ़ कर्म। ऐसे ही अदृढ़ कर्म होते हैं हमारी फ्री विल, कि हम अपनी इच्छा शक्ति से, हमें एक फ्री विल मिल गई है कि भाई हम अपनी इच्छा शक्ति से ये काम कर सकते ठीक हैं। है। उसके बाद आ जाता है एक दृढ़ कर्म, यानी कि वो ऐसे कर्म होते हैं जो कुंडली में पूजा पाठ, जैसे कोई बच्चा गणमूल में पैदा हुआ है, ओके। जिनको कहते हैं ये बच्चा मूलों में पैदा हाँ, हुआ मूलों है, में पैदा तो होते हैं। मूलों में पैदा हुए होने वाले बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि हाँ पूजा पाठ से इसकी शांति कराई जा सकती है। इसी तरीके से एक प्रकार का और कर्म मैं बताना चाहूँगी, श्रेयस कर्म और प्रेयस कर्म। ठीक है। श्रेयस कर्म वो होते हैं जो हम अपनी सद्गति के लिए करते हैं कि भाई मुझे ईश्वर के रास्ते पे चलना है। हाँ जी। और प्रेयर्स कम वो होते हैं कि भाई मेरे को तो आराम चाहिए, सुख शांति, सारी लग्जरी चाहिए, पूरा कंफर्ट लाइफ चाहिए। कंफर्ट। यानी कि जब हम प्रेरित हो रहे हैं अपने कंफर्ट जोन में तो वो प्रेयर्स कर्म है, और जब हम ईश्वर के मार्ग पर कम जा रहे हैं जी। तो वो हमारे सदगति की तरफ जाने वाले कर्म हैं। तो कर्म को भी हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं आप ये देखिए। यानी कि अगर हम यहाँ बैठकर किसी के लिए एक नेगेटिव थॉट भी हमारे माइंड में आ रहा है तो यानी कि हम अपने कर्मों को खराब कर खराब रहे कर हैं। रहे हैं। तो कर्म का अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। और जहाँ तक स्वतंत्र इच्छा शक्ति की बात है तो आदमी के हाथ में ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मैं एक एग्जांपल दे जी सकती हूँ बिल्कुल। कि मान लीजिए आपकी कुंडली में लिखा है कि भाई आज इस आदमी को तलवार लगनी है, लेकिन आपने इतने अच्छे कर्म कर रखे हैं कि वहाँ आपको सुई चुभ गई, तो आपके जो अच्छे कर्म हो गए उस तलवार को उन्होंने काट दिया। कर्म इतना वैल्यूएबल है। ओके। तो आप अगर कर्म नहीं करे, मैंने कहा कि वो राजा बनना था लेकिन राजा नहीं बना, वो क्योंकि उसने कर्म ही नहीं किए। लेकिन जहाँ आपने कर्म किए, आप देखिए कि वो तलवार लगनी थी और उसको सिर्फ एक कील या सुई लगी, तो यहाँ कर्म इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छे आपने एग्जाम्पल से व्यूवर्स को बताया। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, कर्म, इच्छा शक्ति और ग्रहों का संकेत। तो इन तीनों में कभी क्लैश हुआ है? चलिए हम कर्म को हटाते हैं अभी, इच्छा शक्ति और ग्रहों के संकेत की बात करते हैं। तो क्या कभी ये धारणा टूटी है कि इच्छा शक्ति से आदमी कुछ चाह रहा है लेकिन ग्रहों ने ये बोला है तो ये चीज़ होके रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए मैंने जैसे अभी आपको कहा कि किसी कुंडली में ये योग बन गया कि इसको राजयोग मिलना है, भाई इसको राजयोग मिल गया, लेकिन उस बंदे ने कुछ काम ही नहीं किया, वो राजयोग के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा, वो एक्शन नहीं ले रहा, उसकी थॉट प्रोसेस नहीं है, उसमें स्किल्स नहीं है, तो वो राजयोग उसको ये होगा कि हाँ उसको कंफर्ट जोन तो मिल जाएगा लेकिन उसको राजयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, उसको कंफर्ट दे दिया लेकिन जहाँ उसको इतना बड़ा राज मिलना था वो तो नहीं दिया ना। हाँ। लेकिन कभी कभी किसी आदमी की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हमारे लोग निकल कर आए हैं कि अपनी स्ट्रांग विल पावर से उन्होंने ग्रहों को पछाड़ दिया। अरे भाई इसको तो ये वाला दोष था, लेकिन नहीं, उसने अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से ग्रहों को पीछे कर दिया। तो जहाँ मेहनत और कर्म आ जाते हैं वहाँ आपके ग्रहों को भी हार माननी पड़ती है। ऐसा कभी होता है कि ग्रह बिल्कुल भी होता है। चेंज हो जाते हैं किसी की कुंडली से? देखिए ग्रह चेंज नहीं होते हैं, लेकिन ग्रहों को अपने फेवर में और डिसफेवर में, अगर वो ग्रह मेरे फेवर में नहीं हैं तो जब मुझे पता है मेरे फेवर में ये ग्रह नहीं है, जैसे मैं अपने जो रेमेडीज़ देती हूँ, जी। मैं बहुत सिंपल सी रेमेडी देती हूँ, मैं कोई ऐसी बहुत भारी भरकम रेमेडीज़ नहीं देती। मैं सिंपल कहती हूँ कि आप अपने रिलेशंस में देखिए, अगर आपका सूर्य खराब है तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आप बड़ों का आदर कीजिए, पैर छुए उनके, अपने गुरुओं के। आप देखेंगे कि आपके सन से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ में धीरे धीरे
खत्म होने शुरू हो अच्छा जाएंगी। जी। और ये ऐसा होता है, वहाँ आपके कर्म भी सुधर रहे हैं, वहाँ आपका प्लेनेट भी सुधर रहा है, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी भी सुधर रही है। आप देखिए 3 चीज़ें एक साथ वर्क कर हाँ, रही हैं, तीनों चीज़ें। है ना? तो आप इस तरीके से, अब होता क्या है आज के टाइम में सबको चाहिए इंस्टेंट ठीक है, मैजिक, बिल्कुल। मैजिक चाहिए। शॉर्टकट चाहिए। अब शॉर्टकट या मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मान लीजिए आपका बुध ग्रह खराब है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप गाय को हरा चारा दीजिए, कुछ इस तरीके से दीजिए। अपने घर में रहने वाली बहन बेटियों की रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दीजिए। जी। देखिए आपका बुध ग्रह कैसे आपके फेवर में काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग इनको छोड़कर, क्योंकि वही है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, सब कर्म कुछ नहीं, शॉर्टकट, बिल्कुल। कर्म हाँ। नहीं करना है, मेन है कर्म नहीं करना है, सोचना भी नहीं है कर्म की तरफ। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, रील्स जितनी फास्ट होती है उतनी जल्दी तो उतनी कर्म जल्दी तो नहीं किया जी जा जी सकता जी। है ना। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। ओके मैम, आपने कभी किसी से बोला, अपने किसी क्लाइंट से, कि ये दुख आपका खुद का बनाया हुआ है, ग्रहों का नहीं बनाया हुआ है? हाँ बिल्कुल। तो क्या वो हाँ बातचीत कहाँ रुकी थी जा करके, थोड़ा ये बताइए। देखिए, मान लीजिए कुंडली में चांस दिख रहे हैं कि भाई ये काम होने वाला है, ठीक है, वो काम डिले हो रहा है। हाँ अब क्या हो सकता है कि भाई किसी वजह से वो काम डिले हो रहा है, जी। लेकिन उस व्यक्ति ने उसको इतना, उस चीज़ को इतना हावी कर लिया कि डिप्रेशन में आ गया, या वो अपने आप को ये सोचने लगा कि मेरा जीवन ख़त्म है। तो वहाँ उसने उस चीज़ को अपने ऊपर ओवरकम कर लिया कि ये चीज़ थोड़ी डिले है, लेकिन इसको इतना भी नहीं बढ़ाना कि वो आपने अपने ही कर्मास को ख़राब कर लिया। तो ओके यहाँ पर ग्रह ने थोड़ा सा डिले जरूर दिखाया, डिनायल नहीं होता है, लेकिन जी। डिले हो गया और आपने उस चीज़ को इतना हावी बना दिया कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई। ओके। तो मैम, ऐसे कौन से आप पैटर्न्स की भी बात करते हैं, जो ग्रहों में पैटर्न्स होते हैं, ऐसे कौन से पैटर्न हैं कि वो जब अगर पैटर्न्स बिगड़ते हैं तो उस इंसान का बुरा होना ही होना होता है? कभी आपने नोटिस करी है, चाहे उस इंसान में कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो, लेकिन वो पैटर्न सबसे भयावह लगता है आपको? देखिए, आपने कभी ग्राफ देखा है? नहीं मैम, आप बताइए ग्राफ, थोड़ा सा। हाँ, ग्राफ, ग्राफ वैसे तो देखे, ग्राफ देखा है ग्राफ ना? देखे जी जी। ग्राफ हमेशा कभी भी स्टेबल नहीं जाता, ग्राफ अप अप डाउन्स डाउन होते हैं जाता जी। है। लाइफ इज जस्ट लाइक ग्राफ। आपका कभी भी ये सोचे कि आपका अच्छा समय हमेशा अच्छा रहेगा, नहीं रह सकता। आपका बुरा समय हमेशा स्टेबल है, नहीं रह सकता। लाइफ का ग्राफ हमेशा अप डाउन जाता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट हैं, जी। सारे प्लैनेट शुभ नहीं हैं, सारे प्लैनेट अशुभ नहीं हैं। डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट, वो कहाँ बैठे हैं और वो कौन से चीज़ों की शुभता और अशुभता को दे रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि शनि को बड़ा अशुभ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन शनि ही ऐसा ग्रह है जो आपके समय को लेकर आता है। थोड़ा सा ये डिटेल में आप बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धारणा है शनि को लेके बनी हुई है, राहु को लेके बनी हुई है, और लोग सुनना चाहेंगे कि वास्तव में क्या इतनी गलत धारणा शनि के लिए बना सकते हैं कि वो हमेशा गलत ही कर सकते हैं? देखिए, शनि जो है कहते हैं ना, कर्म फल दाता है, जज है शनि। और जब जजमेंट देता है ना, तो आपके कर्मों का हिसाब किताब तो शनि को देना ही पड़ता है। अब जब शनि, आप ये तो चाह रहे हैं, आपने अंदर बंद कमरे में कोई चोरी कर ली, आपने नहीं देखा, क्योंकि भाई चोरी आपने, चोर हमेशा छुपा के कर रहा जी। है ना। लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आपके यूनिवर्स को तो पता है, उस ईश्वर को तो पता है, या हमारे चीज़ लिखी गई कि भाई हाँ मैंने चोरी की। जब आपने चोरी की, अय्याशी का अपना जीवन जिया, लेकिन जब फल देने की बारी आई तो शनि को दोष दे दिया। आप जब गलत काम करते हैं तो शनि फल देता है, ये आप मान के चलिए। शनि के 7.5, शनि कभी भी बिगाड़ने नहीं आता, शनि हमेशा बनाने आता है। वो कहता है कि आप कुछ करो तो मैं दूँ, आप मेहनत करो। आप हमेशा देखना, जो लोग शनि की 7.5 की दशा में जूझते हैं, परेशान होते हैं, लास्ट में वो बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। हमेशा शनि देखा जाता है। देखिए, मेरे को गूज बम आ गए। नहीं, सच में मुझे भी सुन के लग रहा है हाँ, शनि के नाम से हाँ, सारी चीजें हाँ, होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और आप ये देखिए करके, क्योंकि शनि कभी भी आपका बुरा चाहने के लिए नहीं आया। डिले जरूर करता है, डिले इसलिए करता है कि आप अब भी सीख जाओ भाई, आप अब भी सीख जाओ,
आप अब भी सीख जाओ, डिले हो रही है ठोकर चीजें, देता है शनि एक ठोकर दे बार। रहा है, लेकिन वो डिनाइल कभी नहीं करेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपकी लर्निंग के साथ मिलेगा। लेकिन आज भी लोग इन धारणाओं को लेकर के ऐसे वंचित से हो जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है तो मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। यही गलती होती है, यही गलती कर रहे हैं ये लोग कि शनि की 7.5 है। भाई तुम्हें जगाने का पीरियड है, ये तुम्हारी मेहनत का फल देने का पीरियड है। आप शनि की 7.5 में परेशान जरूर होते हैं, थोड़ा सा मानसिक रूप से, थोड़ा सा शारीरिक रूप से। जब हम मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग थोड़ा सा होता है कि वे परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान मेहनत कर रहे हैं। जी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शनि ही देने वाला, जब तक कहते हैं गुरु की ब्लेसिंग्स और शनि का काल समय नहीं आया तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो लाइफ में शनि को बिल्कुल ऐसा ग्रह नहीं समझिए कि शनि सिर्फ लेने वाला है, शनि देने वाला ग्रह है। हाँ, वो आपका थोड़ा सुख चैन जरूर लेता है, लेकिन देता भी बहुत है। ये शायद मैंने भी रामचरितमानस जब पढ़ी थी तो आज इस चीज़ को रिलेट करता हूँ कि रावण ने शनि को बंधक क्यों बनाया था। तो इस पे भी आपका क्या कहना है कि क्या कारण था कि शनि को ही सबसे पहले उसने बंधक बनाया था? एक तो अपना काल और शनि। देखिए, वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी तो बिल्कुल। जब ऐसा होता है, अब रावण जैसा महापुरुष जिसकी बुद्धि विनाश विनाश हो। के कगार पर गई थी, तो सारे प्लेनेट को उन्होंने अपना बंदी बना लिया। जी तो शनि भी उसमें कैसे रह बिल्कुल। सकते थे। लेकिन वही है कि भाई शनि को तुम करोगे तभी तो से फिर उसका पतन सारे शुरू हो गया। सारी लंका ही काली कर दी ना। हाँ देखो, इसीलिए। सारी लंका ही काली हो गई। तो बिल्कुल आप, वही है कि प्लेनेट ने, तुम गलत काम करोगे तो गलत का तो परिणाम शनि मिलेगा। महाराज भी देंगे। कोई विद्वान नहीं बचा उससे अगर बिल्कुल शनि का प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब शनि का प्रभाव आया था तो शंकर भगवान खुद हाथी बन के वन में घूमने लगे थे। अच्छा ये भी एक कहानी है बिल्कुल मैम कि बताइए। शनि महाराज एक बार शंकर भगवान एक बार कहते हैं कि मैं देखता हूँ शनि कैसे परेशान करता है, मैं हाथी बन के मैं छुपता हूँ मैं शनि से। ठीक। तो वो हाथी बन के जंगलों में घूम रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मेरा समय तो निकल गया, मैं तो हाथी बन के जंगलों में घूम रहा हूँ। शनि महाराज कहते हैं कि भाई तू हाथी बन के तुमने अपनी तपस्या छोड़ के जंगलों में घूमा, ये मेरा ही तो परिणाम था। अरे तो सही तो बात। आदमी की बुद्धि ऐसे काम करती है, वो तो भगवान है, हमें नहीं। लेकिन शनि हाँ ऐसे काम भी करवा देते हैं कि हम बहुत स्मार्ट बनते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। तो शनि महाराज ऐसे नहीं है, आप मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा मिलेंगे। और अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा अच्छे मिलता परिणाम है, मिलते हैं शनि शनि के। हमेशा कुछ ना कुछ देके जाते हैं। जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम। जो आजकल 36 गुण मिलाए जाते हैं जोड़ियों के, नव दंपतियों के, 36 गुणों में आपको क्या लगता है कि गुण मिलने के बाद में भी कितनों की जिंदगियां तबाह हो जाती है? और ऐसे कौन से मेन गुण होते हैं 36 में कि उनको मिलाकर के भी इनका सुखमय जीवन आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, मैं जहाँ तक गुण मिलाने की बात करती हूँ, आज का जो समय है, ठीक है, उस वक्त होते थे जब श्री राम चंद्र और सीता जी के गुण मिलाए जाते थे। जी आज के समय में ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। बहुत बढ़िया बात है। आज के समय में ज़रूरत है, जो सिनेरियो चल रहा है, कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हैं, तो कितने भी गुण मिला लिए जाएं, नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने कर्म, अपने स्पाउस के प्रति अच्छे रखने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप भी वर्किंग है, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, जी और आप दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं, और आपको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि भाई आपकी पत्नी पर, कि भाई मेरी पत्नी जा रही है ऑफिस में 10 लोगों से बात कर रही है, तो यहाँ आपके गुण कहाँ काम आएंगे? यहाँ गुण काम नहीं आ सकते। नहीं। आपको विश्वास रखना होगा, आपको ट्रस्ट रखना होगा, आपको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो यहाँ ग्रह आके फेल हो जाते हैं। अब क्यों होता है ऐसे? क्योंकि काफी लोग आज भी हमारे भारत में सबसे पहले शादी से पहले कुंडलियां मिलाते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची हुई है? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है जी तो वो फॉर्मेलिटी है। अगर आपके लड़के और लड़की की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं लव मैरिज करते हैं बिना कुंडली मिलाए, बिना कुंडली मिलाए, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी सक्सेसफुल चलती है। जाती जी है। जी जी तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना, कि जी आप एक दूसरे के प्रति समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर वहाँ ग्रह
आपने ग्रहों को भी अपने फेवर में कर लिया। जब आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए फीमेल अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रही है तो बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर रही है। मेल फीमेल की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो बुध और शुक्र को अपने उसके लिए मतलब अपने ग्रहों को अच्छा कर रहा है। और जिस घर में आप देखना, जिस घर में मेल फीमेल की रिस्पेक्ट करता है वहाँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है। बिल्कुल। आपसे भी आपको भी ये बात पता होगी कि हमारे समय में हमारे पिताजी कमा के लाते थे और सारी कमाई लाके हमारी मम्मी सबसे के हाथ पहले में रखते बिल्कुल थे। सही बात कही आपने। और जी। हमारी मम्मियाँ जो थी कि उस कमाई को भी इतना अच्छे से मैनेज करती थी कि घर में रिश्तेदार भी आते थे हर समय, सबकी पढ़ाई लिखाई भी होती थी, छोटे से अमाउंट में कितनी अच्छी मैनेजमेंट होती थी। उसको बरकत कहते थे है हमारे ना? समय पे हाँ। कि इस तो स्त्री के हाथ में बरकत है। क्योंकि पति ने अपनी पत्नी को लक्ष्मी की तरह मान दिया। आज के समय में दोनों के अलग अलग अकाउंट है ना? दोनों अपनी अपनी इनकम को एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब, और मतलब सोचेंगे आप लोग भी, व्यूवर्स भी सोचेंगे कि धारणाएं बदलनी चाहिए और समय के साथ में एक्सेप्ट करो चीज़ों को, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही नहीं है कि आप सब कुछ मान के चलो कि ग्रह में क्या चल रहा है। हाँ, वो आपको रास्ता दिखाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं बदल सकते आपकी। आपके कर्म, आपकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। हम आगे बढ़ते हैं। अंक जो होते हैं वो ग्रहों से बहुत आसान लगते हैं लेकिन काफ़ी निर्दयी भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, जी। तो ये कभी ऐसा कोई सीन आया आपके लिए, या आप इस मिथ को गलत कर सकते हैं कि किसी के हस्ताक्षर ने या किसी के नंबर्स ने किसी की जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव डाला हो? देखिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगी जी। क्योंकि आजकल ना क्या हो गया है कि क्या कह सकते हैं हम उसको, कि कमाने खाने का भी तो सिस्टम हो गया है। मैम, मैं तो चाहता हूँ आप बोलिए खुल के, आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि यही चीजें लोगों को नहीं पता होती है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहती अंक हम्म। ज्योतिष खराब है, अंक सारे अच्छे होते हैं, अंक हम्म। सारे आपके फेवर में काम करते हैं। जी। हर अंक में अपना अच्छा और अपना बुरा छिपा है। अगर कोई अंक, जैसे मैं कह दूं कि जुपिटर का अंक है, बहुत अच्छा अंक है, लेकिन ठीक है। एक्सेस ऑफ जुपिटर हो गया तो भाई आपको क्या बना दिया, आप में अकड़ आ जाएगी, आप गुरु गुरु के से ऊपर भी अपने आप को मानने लगेंगे। तो यहाँ पर हर अंक की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये अंक खराब है या ये अंक ऐसा है तो इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ग्रिड में पूरे के पूरे 9 अंक आते हैं। बहुत कम ग्रिड अच्छा। होती है। नहीं तो किसी किसी की ग्रिड में 3 या 4 अंक ही ग्रिड में भर पाते हैं, आ पाते हैं। लोशो ग्रिड की बात करूं या वैदिक ग्रिड की बात करूं, लेकिन वो जो अंक आ रहे हैं उन अंकों की अच्छाई, जो उनकी पॉजिटिविटी, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए ना। जो नहीं है उसके लिए परेशान होने की बजाय, हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, पॉजिटिव, आपके पास 4 अंक आपकी ग्रिड में हैं तो आप उनकी पॉजिटिविटी लीजिए ना। जो नहीं है उनके लिए आप रेमेडी जरूर कर सकते हैं, उन अंकों की पॉजिटिविटी के लिए आप जरूर कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है एटलीस्ट उसको तो यूज़ कीजिए। बिल्कुल मैम, आपने कभी किसी इंसान को नाम बदलने से कभी ऐसे मना किया है उसको देख करके कि पहले जो था वही ठीक चल रहा है उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है वो क्लाइंट की, नहीं कि मैं कोई जादुई हल चाहता हूँ? वही यही मैं आके आपको कहूँगी कि कोई भी ऑकल्ट साइंस, ओके। देखिए, तंत्र मंत्र को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो आपका वास्तु हो, जादू नहीं करता। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए सॉल्यूशन ज़रूर बता सकता है, आपका मार्गदर्शक कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन वो कोई मैजिक नहीं कर सकता। आप एक अच्छे नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी आपको बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन आप सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने नेम करेक्शन कराया, अरे भाई क्या ज़रूरत है नेम करेक्शन कराने की? मेरे नाम में, अब मेरे नाम के आगे मेरा बहुत अच्छा सा एक वर्ड, मेरा जो हाँ, नंबर वो आ रहा है जोड़ बहुत दिया। अच्छा आ रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इस नाम को चेंज, क्योंकि मुझे उस नंबर की एनर्जी सूट कर रही है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सिर्फ दिखावे की वजह से कि देखो हमने भी डबल ई लगा लिया, डबल ए लगा लिया, अपने नाम के आगे चेंज कर लिया, नहीं करना चाहिए। और आपको कभी भी नेचर के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, न्यूमरोलॉजी हो गया, खिलवाड़ खेलना नहीं, नहीं करना खिलवाड़ नहीं। चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए।
मैं जैसे क्रिस्टल हीलिंग में भी कहती हूँ, हर चीज़ की अपनी हीलिंग होती है, अपनी हाँ, एनर्जी होती है, आप उस एनर्जी के साथ नहीं खेलिए। नहीं खेल सकते। मैम आजकल मैं भी बहुत चीज़ें देख रहा हूँ कि वीआईपी गाड़ी के नंबर होते हैं, मूल अंक से भी वीआईपी नहीं, वो नंबरों को जोड़ करके वो बनाते हैं और स्पेशली नंबर निकलवाते हैं। क्या ये वास्तव में एक्चुअल में होता है या फिर ये बिज़नेस का एक वो पर्पस बन गया है? इसमें मैं ये कहूँ कि 50% तो बिजनेस का ही पर्पज़ है। ओके, लेकिन हाँ, अंक काम करते तो हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका मूलांक और भाग्यांक आपका अंक है जी, और आपकी गाड़ी का अंक जो नंबर है, जी। उस मूल्यांक और भाग्यांक का एंटी नंबर है, तो वहाँ अच्छा, वो वर्क करेगा। तो वो ये होता है कि हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया या अंक ज्योतिष हो गया कि भाई ये नंबर आपका एंटी नंबर है, इसको हटा लीजिए। तो वहाँ ये चीज़ें तब वर्क करती हैं। लेकिन अगर वो नंबर आपके फ़ेवर में जा रहा है तो उसको चेंज करने की नहीं या ज़रूरत है। बदलने की अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मैम, कभी आपको किसी घर में जाने के बाद में लगा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है? फिर आपने कुंडली मिलाई हो, देखा कि उस घर के मालिक के साथ में वास्तव में ये चीज़ें को सटीक आपको रिज़ल्ट मिला? ऐसा कोई ऐसा बहुत बार होता है कि जी, जैसे ही हम किसी घर में एंटर करते हैं, जी। एकदम से इवन आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई घरों में जैसे मैं गई और अपने घर में वापस आई, अच्छा, तो घर में आने के बाद मैं बेड पर लेट गई, क्योंकि मेरे से उठा नहीं गया। यानी कि उस घर की जो एनर्जी थी उसने इतना हिट किया कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो वो आपको हिट करता है। और अच्छा। जो लोग होते हैं, जो अध्यात्म में रहते हैं, जो पूजा पाठ उनको करते हैं, जल्दी करता उनको है। थोड़ा पता चल जाता है। तो ऐसा हुआ है कि हमें जाने पर एनर्जी का एहसास होता है, फिर हम कुंडली भी उनकी मंगा के देखते हैं। तो कुंडली में भी जब कुछ दशाएँ ऐसी होती हैं कि राहु, केतु, शनि का इम्पैक्ट बहुत इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ गया, तो ओके। वहाँ पे फिर वो चीज़ें गड़बड़ करती हैं। तो ऐसा होता है। अच्छा ऐसा हुआ है, मतलब आपने भी हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, किया है ये ऐसा ऐसा चीज़ें। हुआ है। मैम मतलब वास्तु में भी लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं आज के टाइम पे। नहीं देखिए, अननेसेसरी मैं कहती हूँ, वास्तु पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वास्तु के सिंपल से नियम हैं कि आपका ब्रह्म स्थान जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब खुला हुआ होना ठीक है। चाहिए। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, कोई पिलर ना हो। आपके घर की वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवा का आवाजाही दोनों तरफ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब जिस घर में ब्रह्म स्थान खुला है और हवा के जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है, वहाँ वास्तु दोष ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ओके। कुछ एक चीज़ें हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी स्थिति आ गई कि भई वहाँ पर हैवी चीज़ रख दिया, तो वहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको मतलब हम थोड़े-से किसी के मार्गदर्शन से उसको ठीक किया जा कर सकता है, लेकिन सकते घर को तुड़वाना फिर वो बड़े लेवल पर हो जाती हैं चीज़ें। वहाँ पर फिर जो पैसे वाले लोग हैं फिर वो हैं। कर वही कर सकते हैं। सकते हैं। गरीब आदमी के अगर मैं कहूँ कि भई गरीब आदमी अपने घर को साफ-सुथरा रखे, क्लीननेस का ध्यान रखे, आपस में एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करे, बड़ों की इज़्ज़त करे, घर में हवा हवा की आवाजाही अच्छी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, घर साफ-सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा घर का कहते हैं बरकत की चीज़ें हैं। बरकत की। वहाँ वास्तु दोष थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं। आपके अपने घर में ऐसा कौन-सा वास्तु नियम है जो आप कभी नहीं तोड़ना चाहते, भले ही वो कितना भी असुविधाजनक हो? वास्तु नियम तो देखिए, ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ अपने घर में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखूँ। साफ-सफाई का। क्योंकि जी। अगर मेरे घर में मेड भी नहीं आती है तो मैं खुद झाड़ू लगाऊँगी, लेकिन मेरे को अपने घर में साफ-सफाई चाहिए। साफ-सफाई ज़रूरी तो चाहिए। यहाँ वो चीज़ें कुछ ऐसा आ जाता है कि हम उस नियम को मानते ही मानते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि हाँ, हमारी कमर में दर्द हो जाए, हम बैठ जाएँ, लेट जाएँ, लेकिन हाँ, हमें उतना तो करो कि आपने एटलीस्ट अपने घर की जो वाइब्रेशन है वो तो पॉज़िटिव रहे। ओके। साफ-सफाई के माध्यम से, फिर आपको जब हम साफ-सफाई करते हैं तो हमने पूजा ज़रूर करनी होती है नहा के। जी। तो घर में हमेशा सुबह-शाम दीपक ज़रूर जलाएँ। दीपक ज़रूर है, बहुत अच्छी। सुबह-शाम मतलब मंदिर में आप एक आपका दीपक जो ज़रूर भी जलाएँ। मंदिर है, आप जिसको भी मानते हैं, एटलीस्ट घर में एक दीपक जो है पॉज़िटिव एनर्जी के लिए ज़रूर जलाना चाहिए। ओके मैम, आजकल जैसे हम काफ़ी देखते हैं ज्योतिषी बहुत ज़्यादा फेमस एंड ट्रेंडिंग चलने लगी है सोशल मीडिया पे।
एक ज्योतिषी किसी कमजोर व्यक्ति के साथ में कितना ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक कर सकता है? देखिए, अगर ज्योतिष अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ खतरनाक कर रहा है तो आपको नहीं पता वो अपने कर्मास को कितना खराब कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ज्योतिष अगर किसी के साथ गलत करेगा तो क्या वो उसका फल नहीं पाएगा? हम्म, ज्योतिष का तो ये पता होता है कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूँगा तो मुझे उसका क्या फल मिलेगा। हमारी एक किताब है कर्म विपाक, जो है जिसमें किस व्यक्ति के द्वारा कौन से कर्म करने पर क्या फल मिलता है। तो एक ज्योतिष की तो ये क्वालिटी होती है कि भाई आप जानते समझते हुए किसी भी लाचार इंसान के साथ गलत ना करें, गलत वरना नहीं कर। हमारा जो है भगवान ही मालिक है फिर। ओके, तो मतलब ऐसे कभी होते हैं ज्योतिष वगैरह कुछ देखिए, कभी करने नज़र में वाले आए? करने वाले सब कुछ करते हैं, क्योंकि अच्छा। आजकल मार्केटिंग का समय आ गया। तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल, जी अपने जी, ज्ञान के हिसाब ज्ञान से के। बात कर रही हूँ। जी। तो सब कुछ होता है आज के समय में। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को परामर्श देने से मना किया है जिसने कभी बोला हो कि मेरे को या तो शादी छोड़नी है या नौकरी छोड़नी है या खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो इंसान? देखिए, जब हमें पता है कि किसी का समय कष्टकारी है जी। और हमें दिख रहा है कि कष्टकारी है, तो मैं उसको समझाऊंगी सही। मेरा काम है समझाना, उसका समझाना। मार्गदर्शन करना। समझना ना समझना उसका काम है। अगर मेरे पास कोई ऐसी कुंडली आती है कि मुझे लगता है कि इसको मेरी उसकी ज़रूरत है सलाह की, तो मैं उसको सलाह ज़रूर देती हूँ, फिर उसके ऊपर छोड़ देती हूँ कि बेटा कर्म करना आपका काम है। सलाह मेरा, मार्गदर्शन करना मेरा काम था, अब आपका। परामर्श देना। तो यहाँ पर फिर वो चीज़ आती है। मना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए, जिसने भी वो कुंडली लेकर आए हैं, वो उनके वेल विशर, माँ-बाप, भाई-बहन, सब है। कोई वेल विशर ही होगा जो उसकी कुंडली लेकर आया है। बिल्कुल। तो जब कुंडली लेकर आया है तो मैं उसको देखकर मना नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर बता सकती हूँ कि क्रिटिकल समय है, मुश्किल समय है। हाँ। वो हमें पता चल जाता है कुंडली देखकर कि मुश्किल समय है। अब ओके। इससे कैसे निकलना है उसके लिए आपको प्रयास तो खुद करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है मैम, मतलब परामर्श देना, बताना ज़रूर हमें हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कौन सा ग्रह आपको लगता है जिसे सारे लोग गलत समझते हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सही है कि गलत है? आप प्लीज़ व्यूवर्स को बताइए कि उस ग्रह के बारे में। हाँ, हाँ। देखिए, मैं आपको बताती हूँ राहु और केतु। बहुत डर रहता है राहु केतु हाँ, से। लोग बहुत डरते हैं, इनफैक्ट बात भी करते तो हाँ, वो तो करते हैं। राहु और केतु, राहु जो है वो ऐसा प्लेनेट है कि वो चाहता है आप डिसिप्लिन रहें। जी। कोई नहीं बात करता राहु की इस विषय में। हाँ। वो आपको डिसिप्लिन बनाना चाहता है। वो राहु दिमाग ज़रूर आपका घुमाता है, क्योंकि राहु का काम ही दिमाग घुमाना है। वो हाँ, आपको बिल्कुल। भ्रमित करता है। भ्रमित करता है, जी। अब उसके भ्रम को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप राहु को आप डिसिप्लिन में रहें। आप राहु, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, ये राहु की वजह से ही बात हो पा रही है, क्योंकि राहु जो है मीडिया का कारक है। अच्छा। हाँ जी, ओके। ये आजकल जो सोशल मीडिया जो चली है, ये राहु की वजह से चली है, राहु के इम्पैक्ट में आने में। तो कलयुग है तो राहु का इम्पैक्ट चल रहा है। बहुत तो बड़ी बात है। इसीलिए ये हम जो आज पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, यहाँ भी राहु का ही रोल है। तो राहु ग्रह खराब नहीं है, लेकिन ये बुद्धि ज़रूर भ्रमित करता है। ये इंसान को डबल माइंड में, मतलब डुअल सिचुएशन में डाल देगा, मैं ये करूँ या मैं ये करूँ। अब मेलेफिक प्लैनेट है, यानी कि पापी ग्रह है, तो कभी-कभी इंसान गलत डिसीज़न भी ले लेता है। केतु ग्रह है, केतु ग्रह को कहते हैं कि भाई ये बड़ा सुस्त सा ग्रह है, लेकिन केतु जब तक, कहते हैं कि जिसकी केतु की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको ऑकल्ट की नॉलेज बहुत बढ़िया होगी। कहते हैं केतु ग्रह मोक्ष देने वाला ग्रह है। ओके। तो कहते हैं जिसके, अभी हमें नहीं पता, देखिए ऐसा हमें नहीं कोई कुंडली हमने एनालाइज की कि कोई आदमी मरा और वो आके बताए कि भाई मोक्ष मिला मुझे, क्योंकि कहते हैं जिसके 12th हाउस में केतु होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। लेकिन मैंने कुंडलियों में देखा कि जिसके 12th हाउस में केतु है, वो बहुत आध्यात्मिक रहता है ज़्यादा। अच्छा। तो यहाँ ये इन दोनों प्लैनेट को, हाँ, राहु केतु के एक्सेस में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं
तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। हाँ, काल वैदिक सर्प में, दोष, बिल्कुल सही वैदिक बात में काल सर्प दोष का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं काल सर्प दोष नहीं है, जी। लेकिन मार्केट में हमने सुना है कि वो काल सर्प दोष है। हाँ जी। तो काल सर्प दोष को आप चलो मान लीजिए उसको हमने काल सर्प दोष कह दिया, तो जब वो ग्रह ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो जातक की लाइफ स्ट्रगलफुल होती होती ये है। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैंने रिसर्च किया है। तो ऐसे जातक परेशान होते हैं। बिल्कुल, ये काल सर्प दोष और राहु केतु का मिलन, ये तो मैंने भी सुना था। हाँ शायद जी, इसकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में भी होती है, हाँ तभी जी, निवारण होता है। हाँ जी, हाँ जी। मैम, पहले तो आपको गूज़बम्प हुए थे, मुझे हो गए सुन के कि राहु का चारों तरफ होता है। नहीं ऐसे राहु नहीं, राहु एक्चुअली में कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन का है, बिल्कुल। मल्टीमीडिया, जी इन जी। सब चीजों के लिए राहु हाँ, को नहीं, एक मैं भी यही देख रहा कारक था, है। थोड़ा हाँ। सा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि एनर्जी आ जाती है आप लोगों से बात करके। और ये चीज़ है कि हाँ जी, जैसे भी है आगे अच्छा ही बढ़ाएंगे जितने नहीं, भी ग्रह होते हैं। आप डिसिप्लिन रहिए। आप, मैंने बताया ना, कुछ ग्रह चाहते हैं कि आप अपना टाइम से सो के उठिए, टाइम से जाइए, टाइम से सब काम कीजिए, राहु आपको बहुत देगा। बिल्कुल मैम। मैम, ज्योतिषी में महिलाओं को लेकर के ऐसी क्या मिथ है जो आप तोड़ना चाहेंगी? देखिए, मिथ की बात करूं तो फीमेल का मांगलिक होना, ये सबसे हाँ, बड़ा मिथ है। ये सबसे बड़ा, ये हर जगह सुना जाता है ये हाँ, चीज़। कि भाई लड़की मांगलिक है। अब देखिए, लड़की मांगलिक है, लड़का भी मांगलिक है, ऐसा जी। नहीं है। मंगल करेज देता है, मंगल आपको एनर्जी देता है। अगर वो एनर्जी एक लड़की में है तो इसमें क्या दोष हो सकता है? कोई दोष कोई नहीं है। दोष नहीं है। क्योंकि आज के समय में देखिए, पहले समय में ऐसा होता था कि लड़कियों को ऊंची आवाज़ में बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। जी। लेकिन आज के समय में जब लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं, सारे काम कर रही हैं, तो इस वक्त उनका मांगलिक होना तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड है, देश काल पात्र। यानी अच्छा। कि देश काल और समय के अनुसार अगर कुछ बदलाव आते हैं तो वो बदलाव बेनिफिट के लिए है। जी। हाँ, आज के समय में ये भी हो रहा है कि लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, वो भी जी। देखिए, ये भी हमारे समाज का ही एक जी, हिस्सा है। तो बिल्कुल। यहाँ यहाँ सब तरीके से हम हर पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे। जहाँ वो लड़की जो है अपने कर्मों को खराब कर रही है, आपको नहीं पता कि अगले जन्म में जाके उसको, या हो सकता है वो पिछले जन्मों का ही कोई बंधन काट रही हो सकता उसने है। इतनी पीड़ा उस आदमी से सही हो, या फिर वो आगे अगर नहीं सही और वो ये काम कर रही है, सोच समझ के ये काम कर रही है, तो उसको आगे भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी पूरी रीबर्थ पर डिपेंड करती ठीक है। है। हम जो कर्म कर रहे हैं, कहते हैं ना, भीष्म पितामह भी 100 साल के पुराने कर्मों का हिसाब उन्होंने दिया था। वेदी पर लेटकर, जो तीरों की वेदी थी उस पर लेट कर दिया था। 100 वर्ष पुराने कर्म थे उनके, बिल्कुल। जो सांप को उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया था। तो एक आम इंसान कैसे बच सकता है? और अभी तो कलयुग चल रहा है। अभी तो हम ये कहते हैं कि पिछले जन्म में, मैं तो आज के समय में ही देखती हूँ लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा। आज के समय में आप खुद देखिए, जब आप में सोचने समझने की एक, कहते हैं ना, एक मैच्योर इंसान जब ये देखता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, आप सिर्फ चुप होकर उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि ईश्वर देखो, अब मेरे साथ ऐसा हो गया तो हो गया। मैं कहती हूँ आप 6 महीने के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट देख लेंगे। और ये ऐसा मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप चुप हो जाते हो तो वो ईश्वर आपके आगे आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे क्या है कि हमें हर काम की इतनी जल्दी है कि हम सब कुछ खुद करना चाह रहे हैं। हम सब कुछ खुद करना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे तो उसने आंसर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मैं तो उसका मैं जवाब दे दोबारा दूँ। हम जवाब मैं तो देंगे। जवाब दे दूँ। जहाँ आपने एक्शन किया, आपने एक्शन का रिएक्शन किया, आपके काम खत्म। आपका जो भगवान ने जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी भाई, वो तुम नहीं, निपटा ले अपने आप। वो बढ़ती चली जाती है हाँ, वो चीज़ें निपटा फिर। लो अपने आप तुम। इसीलिए पहले के टाइम पे भी लोग कहते थे कि एक जना चुप हो जाए तो काफ़ी अच्छा हाँ है। जी, हाँ जी। और वो रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इतनी पॉपुलेशन में भगवान भी ना कहेंगे भाई मेरा हो गया। हाँ, जी। सब्र रख थोड़ा सा। मैम, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप भी उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूजा पाठ करवाते हैं उनसे, या ग्रह वगैरह की इनका क्या रिज़ल्ट होगा, कैसे
क्या लगता है आपको, ये कहाँ तक सही है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को ग्रहों से जोड़ा जा रहा है, या होता है ऐसा वास्तव में कुछ? देखिए इसमें मैं एक बात तो ये कहूँगी कि 12 साल से पहले बच्चे की कुंडली ना तो कोई ज्योतिषी जो सही मायने में होता है वो देखता है, और ना ही दिखानी चाहिए, अनलेस और अनटिल कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज के समय में हो क्या रहा है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो रहा है सोशल मीडिया से, जी। मोबाइल से। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को डाइवर्शन एक वहाँ चला गया माइंड। अब पेरेंट्स होता है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो सबसे पहले तो उनकी जो मोबाइल की एडिक्शन है उसे ख़त्म वो करो खत्म ना। करनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ये देखिए कि उसकी कुंडली का एनालाइज करवाया कि भाई चलो ठीक है, 5th हाउस हमें लग रहा है कि जी। संतान वाले ग्रह में थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत है। तो ये बच्चे को ना बताते हुए माँ बाप को ये काम खुद से करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को ये बता दिया कि बेटा मैं तेरा उपाय कर रही हूँ, वो पढ़ना और भी छोड़ देगा। हाँ, वो छोड़ क्योंकि देगा। बच्चों को हमने कर्म आधारित बनाना है। अगर हम उनसे ये कहेंगे कि बेटा इस उपाय करने से तू इसमें पेपर में पास हो जाएगा, इस उपाय के करने से तेरा 10वीं निकल जाएगी, इस उपाय के करने से तेरे 12वीं, वो पढ़ना बिल्कुल छोड़ देगा। वो अपना कर्म करना छोड़ देगा, क्योंकि मुझे तो इंस्टेंट आराम मिल रहा है उपायों वो से। परसेप्शन बना दिया जाएगा तो बच्चे के दिमाग यहाँ में। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अगर माँ बाप, हाँ भाई बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए माँ बाप ने कुछ काम कर रहे हैं, तो बच्चों को बता के ना करें। कि बच्चों से माँ बाप करें, पूजा पाठ करें, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जो आप चाहते हैं वो करें, लेकिन उससे बच्चे को दूर रखें, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी अलग तरीके से वर्क करती है। आजकल हम जैसे काफ़ी, मैंने भी ये चीज़ देखी, कुछ मेरी रील्स में भी आ रहे थे, कुछ बड़े बहुत ही विद्वान थे हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के पेपर से पहले पान के पत्ते में सुपारी रख के ये उपाय कर लीजिए, उस चौराहे पे जाके चढ़वा दीजिए बच्चे के हाथ से, उसके नंबर उसको कोई फेल नहीं कर सकता। मतलब इसमें आपका क्या कहना है ये मैं चीज़? देखिए, मैं रिस्पेक्ट करूँगी वो जो भी विद्वान थे। मैंने यही कहा है कि आपने उस बच्चे की जो, देखिए अगर बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ भगवान ने उसमें कोई दोष दिया है, उसको उसके लिए अगर माँ बाप कर रहे हैं तो चलो समझ आती है। लेकिन जब एक अच्छा खासा बच्चा जो मेहनत कर सकता है, आप उसको उसके कर्म करने से रोक रहे हैं। उसको पढ़ने दीजिए ना, उसको करने, अगर फेल होता है तो बेटा तुमने नहीं मेहनत की। हो यही रहा है कि सब कुछ फास्ट होने के चक्कर में मेरे मेरे खिलाफ लोग जा सकते हैं इस विषय मैम कोई नहीं, ये सच्चाई है। में। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, एक सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सही गलत को नहीं जज कर सकते, हम अपनी बात रख सकते हैं। तो बिल्कुल। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, खुल के बोलना ही ये जो चैनल का नाम है। मैं सच्चाई दिखाता हूँ लोगों को, और आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा हाँ। कि अच्छी बात है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ, तो मैं तो खुद टीचर रही हूँ, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर्मठ हो, ताकि आने, देश इन्हीं के ऊपर है हमारा। इन्हीं के ऊपर है। हमारे जो आने वाली जनरेशन है यही है। अगर ये कर्मठ नहीं हुई और अगर ये अभी से ही उपायों के चक्कर में फंस गई, तो आगे क्या मेहनत करेंगे? आप ये देखिए ना कि देश कितना, बाकी हमारे साथ साथ और दुनिया के देश कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो बच्चों को जुझारू बनाओ, बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करो। प्रेरित करें। ठीक है, पीछे से आप एक्स्ट्रा फोर्स जो माँ बाप डालते हैं वो अपनी तरफ से डाल लो, जी जी कि भाई जी, बच्चे के लिए प्रोटेक्शन के लिए मुझे चाहिए तो मैं अपने बच्चे के लिए ये कर लेती हूँ। वो माँ बाप अपने लेवल पे करें, बच्चों को ना बताएं। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर कोई एक इंसान है, वो अच्छी सैलरी ले रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, और वो नौकरी छोड़ के बिजनेस में आना चाहता है। अब आपने उसकी कुंडली देखी और उसमें देखा कि नौकरी योग ही बेस्ट है इसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बिजनेस ही करना है। अब आप क्या करेंगे, कि उनको समझाएंगे कि मत करो, या फिर हिम्मत बढ़ाएंगे कि जाओ बिजनेस ही करो? कुंडली में तो नौकरी योग ही है। देखिए समझाना हमारा काम है कि बिज़नेस आपके लिए नहीं सूट कर रहा, और जब आपका बिज़नेस आपके लिए सूट नहीं कर रहा, आप जी फिर भी इतना करेज करना चाह रहे हैं, तो इस बात के लिए पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि अगले 5 साल मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। जी। और अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, तो फिर आवेल मुझे मार वाली बात हो जाती है हाँ कि जी। भाई आप जानते समझते हुए, या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा जोर डाल रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप एक काम करो, नौकरी को रहने दीजिए, कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए, वहाँ से आप अपना बिजनेस चलाइए। जब आपको लगे कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। ओके। यहाँ ये किया जा सकता जी। है। ये आजकल आजकल तो नहीं, बहुत पुराने हम देखते आ रहे हैं कि लोग काला धागा बांधते हैं,
जूता उल्टा हो जाता है तो उसको सीधा करवाते हैं, नींबू मिर्ची वाले टोटके होते हैं। इनका कोई वास्तव में ज्योतिष शास्त्र से लेना देना है? नहीं, इनका ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी एक होता है शगुन अपशगुन। हाँ, हाँ, ज्योतिष जी। में शगुन अपशगुन होता है, तो वहाँ पर उसमें ये कहते हैं कि कोई घर से बाहर निकल गया तो किसी ने छींक दिया तो वो अच्छा नहीं, 2 कदम पीछे हटा लीजिए, या फिर खाने में बाल आ गया तो वो अच्छा शगुन नहीं माना जाता, तो जी, वहाँ ये शगुन अपशगुन को हम कह सकते हैं। रही बात काले धागे की, तो काला धागा अगर प्रोटेक्शन के लिए होता है कि भई चलो ठीक है, माँ-बाप को लग रहा है हमारे बच्चे को नज़र लग रही है काला धागा, तो ये एक छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हम दी जा सकती है। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करना या हर समय सिर्फ़ रेमेडीज़ के थ्रू रहना, वो उचित नहीं होगा, वो कहीं मायने नहीं रखता। ओके, ओके, ओके। तो मैम आगे थोड़ा-सा एक चीज़ पूछूँगा, आजकल बहुत सारी दुकानों पे देखते हैं हम कि आपके लिए विशेष रत्न रखे गए हैं। तो रत्न वास्तव में कुछ चेंजेस लाते हैं या फिर वो भी एक बिज़नेस बना हुआ है? आप तो बहुत फ़ेमस क्रिस्टल हीलिंग में आप बहुत अच्छा लोगों को उपाय बताते हैं, तो थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए उस बारे में। देखिए है तो सारी चीज़ें मार्केटिंग ही, लेकिन लेकिन देखिए, अगर आपके पास पैसा है हाँ, और आप अपनी कुंडली दिखा के किसी अच्छे जेमस्टोन को पहनना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने एफ़र्ट्स आप नहीं डाल सकते हैं, तो आप उसी से रिलेटेड कोई हल्का क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन हर ग्रह का अपना एक रंग होता है, अच्छा, हर ग्रह का अपनी एक एनर्जी होती है। हम जब ज्योतिष में पढ़ते हैं तो रेमेडीज़ के लिए हम जेम्स स्टोन को प्रेस्क्राइब करते हैं। हम क्रिस्टल्स को नहीं हम उसमें काउंट करते हैं। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पुखराज खरीदने की क्षमता नहीं नहीं रखता, रखते। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप सुनहला पहन लीजिए, अच्छा, उसी का सस्ता वर्ज़न आता है। ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहीं देना चाहिए, सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए किसी को नुकसान, मतलब उसको यूज़ करना, मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। लेकिन इसमें जी, हालाँकि लोग बाग कई बार कह देते हैं कि आप ऐसा कह देते हैं कि भई पैसा किसको, मैंने कहा देखिए पैसा चाहिए, पैसा सबको चाहिए, पैसा हमारी नीड है, लेकिन जी, पैसा सब कुछ नहीं है। और आप जो व्यक्ति आपसे पूछने आ रहा है, अगर उसने पैसा दिया है लेकिन किसी हाई के साथ दिया है, तो वो पैसा आपको कितना लगेगा, आप ये देखिए। नहीं लगता है। तो आप उतना ही लीजिए या उतना ही कीजिए जितना कि सामने वाला एफ़र्ट आराम से दे सके, खुश होके दे सके और आपकी रेमेडीज़ काम कर सके। ओके, अगर हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो हम अपने कर्मा को भी यहाँ कहीं न कहीं ख़राब कर रहे हैं। ओके। मैम कई मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे, पहले मेरी बात हुई थी, तो लड़कियों ने भी कुछ क्वेश्चंस करे थे कि अगर कुंडली में मंगल राशि हो, मांगलिक होते हैं, तब उन्हें क्या करना चाहिए कि वास्तव में केले के पत्ते से के साथ में जो उनका एक जो पूजा होती है, पूजा होती है वो चली आई पीपल है के। या फिर कुछ ये सिर्फ़ एक सुपरस्टिशन है? देखिए, मंगल दोष तो होता है। ठीक है। अब मंगल दोष और मांगलिक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मंगल मांगलिक हम ये कह सकते हैं कि लगभग 50% कुंडलियों में मांगलिक हमें दिख जाएँगे, कि जब मंगल आपके चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में, तो बच्चे को हम कहते हैं कि ये मांगलिक है। ठीक है। लेकिन मांगलिक होना इतना नुकसानदायक नहीं होता, जितना मंगल दोष नुकसानदायक होता है। अच्छा, तो मंगल दोष और मांगलिक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब किसी कुंडली में इन स्थानों पे तो मंगल आ ही गया, हुँ, लेकिन जब उसका कनेक्शन शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ अच्छा, हो जाए, ओके। केतु के साथ हो जाए, वहाँ वो दोष बन दोष जाता जो है बन जाता है। और वहाँ फिर वो समस्या थोड़ी-सी क्रिएट करता है। क्योंकि मंगल को जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका कारक माना जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें फिर थोड़ा-सा जहाँ तक ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस सिचुएशन में आ जाता है, वहाँ उसकी पूजा करानी थोड़ा-सा अच्छा, उसको शांति के लिए शांति के ज़रूरी लिए। हो जाता है। दोष खत्म दोष करने के को लिए। हाँ, हम शांत करना चाहिए। बाकी मांगलिक को तो हम ये कह सकते हैं कि चलो भई मांगलिक लड़का है, मांगलिक जातक से इसका विवाह कर दो,
तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन दोष को शांत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा, आज आपके सवाल इतने अच्छे थे, मतलब सॉरी इसको दोबारा, बहुत अच्छा लगा। और जो सवालों के जवाब आपने इतनी खूबसूरती के साथ में एक एक डिटेल में व्यूवर्स को समझाए, तो व्यूवर्स प्लीज़ आपका जो भी कमेंट हो आप प्लीज़ उसमें लिखिएगा, आपको उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे वंदना जी द्वारा। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जितना प्यार हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा। तो मैम आप प्लीज़ व्यूवर्स को कुछ अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं, आप प्लीज़ बोलिए। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आपका एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, क्रिस्टल हीलिंग से या वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए। मैं मिसगाइड नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आपको जितना ज़रूरी होगा उतना मैं मेरी नॉमिनल फ़ीस होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दुखी होकर मुझे कुछ दे, और सबसे मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं सही गाइड करूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके शब्दों को बोलूं तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूं। मैं जो आपकी कुंडली बोलेगी, जो आपका अंक ज्योतिष बोलेगा, मैं वही बताती हूं, आपको मिसगाइड नहीं करूंगी। इसलिए आप मेरे से बिना झिझक के संपर्क कर सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। और शो में आके कैसा लगा आपको, शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे शो में आके बहुत अच्छा लगा। उदित जी ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उठाए और बहुत रिलेटिव क्वेश्चंस उठाए हैं, जो एक साधारण इंसान के मन में ज्योतिष को लेकर इस तरीके के विचार आते हैं। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से उदित जी की तरह ही मैंने उनके आंसर दिए हैं। और हमारा ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चंस के आंसर जान करके, क्योंकि हम आप लोगों से रिलेट कर पाए हैं इन सब चीज़ों को। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, कोई बहुत ऐसे डीप साइंस नहीं थी, लेकिन आपसे रिलेटेड जो सवाल और क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत बढ़िया लगे। बहुत अच्छा शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये बातें तो चलती रहेंगी, हम फिर आपको बुलाएंगे, बहुत और आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू।